नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के बारे में। क्यों ये विधेयक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी देख रहे हैं कि आजकल नॉर्मल वेजिटेबल खाने से भी लोगों को कैंसर हो रहा है। कहा जाता है सही खाना खाइए, ऑर्गेनिक खाना खाइए, बट जब सब्जियों में ही इस तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट करेंगे। महिलाओं के जो बेबी मिल्क है उसमें यूरिया पाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो यूरेनियम, यूरिया, इस काइंड ऑफ की जो चीज़ें पाई जा रही है वो कहाँ से पाई जा रही है, क्यों दिक्कतें ऐसी हो रही हैं। बिकॉज इसको लेकर के कोई प्रबंधक नहीं है बहुत बेहतर तरीके से कि कितना यूज़ किया जाएगा, कैसे यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए। तो ये जो फूड की क्वालिटी है उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब करता है। इसी के साथ आप सभी के लिए सूचना है कि संस्कृति IAS यूपी लेखपाल का बैच लेकर के आ रहा है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर इसको लेकर के एक ड्राफ्ट बिल रेडी कर दिया गया है भाई साहब। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025, इसका उद्देश्य क्या है। वर्तमान में जो कीटनाशक हमारा विधेयक है, कीटनाशक अधिनियम है 1968 और उसके अंतर्गत जो निर्मित कीटनाशक नियम है 1971, इसका ये स्थान लेगा। ये मसौदा विधेयक 7 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। संसद में पेश करने से पहले 4 फरवरी 2026 तक जनता से इसकी टिप्पणियां मांगी गई हैं कि इस विधेयक में अगर आप कोई फॉर्मेशन चाहते हैं, आपको लगता है कि इसमें अन्य बिंदु भी शामिल करे जाने चाहिए, तो आप अपना मत दे सकते हैं। ये विधेयक किसान कल्याण, पर्यावरण सुरक्षा और नकली उत्पादों पर सख्त नियंत्रण पर जोर देता है। नाउ पृष्ठभूमि और सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, चलो समझते हैं। कीटनाशक अधिनियम 1968 ये पिछले 5 दशकों से कंटिन्यूअस काम कर रहा है। ये आपके निर्माण को कैसे निर्मित किया जाएगा इसके लिए रेगुलेशन बनाता है, बिक्री के लिए रेगुलेट करता है और इसके उपयोग को नियंत्रित करता है। चलो, तो 5 दशकों के बाद अचानक से क्या समस्या आई कि इसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो ये समझते हैं। देखिए, हालांकि इसमें अपर्याप्त दंड, पारदर्शिता की कमी, नकली और घटिया कीटनाशकों को रोकने में असमर्थता थी, इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों रिप्लेस किया जा रहा है ना। इससे आलोचना मिलती है कि जो किसानों, उपभोक्ताओं और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम पैदा करते हैं। वर्ष 2000 से 2001 अगर हम बात करें तो इस अधिनियम में संशोधन या फिर प्रतिस्थापन में कई प्रयास किए गए, लेकिन हितधारकों की चिंताओं और नीतिगत बाधाओं के कारण ये सफल नहीं हो सके। ये जो नया विधेयक है ये भारतीय कृषि में बढ़ती चुनौतियों के बीच उभरा है, जिसमें कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी का ह्रास हुआ है, जल प्रदूषण बढ़ा है, स्वास्थ्य समस्याएं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, आत्महत्याएं इसमें शामिल हैं जो कि नकली इनपुट से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब आप ऐसा नियम जो रेगुलेट ही नहीं कर रहा है नकली चीज़ों को, उसकी गुणवत्ता को ही नहीं सही तरीके से जांच पा रहा है, दंड नहीं दे पा रहा है उसलिए, तो वापस उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें और उसकी जगह नई चीज़ें लेकर के आनी पड़ेंगी जो इन सारे पर कामगर हो, जो बेहतर तरीके से काम कर सके। नाउ भारत विश्व स्तर पर कीटनाशकों का एक बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के नाते ये विधेयक राष्ट्रीय मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से SDG 2 और SDG 12 ये इससे संबंधित हो जाते हैं। आगे आ जाते हैं तो एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसकी बातें करता है। 12 हमारे ये गोल में मेंशन किया गया है। नाउ विधेयक के प्रमुख प्रावधान जो नए आ रहे हैं वो क्या है, ये आप सभी को पता होने चाहिए। तो पहला है पंजीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण, कि कैसे किसी भी जो पेस्टिसाइड है उसका पंजीकरण होगा, कोई नई कंपनी अगर आती है इसमें, और उसका नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे किया जाएगा। कोई भी कीटनाशक बिना पूर्व पंजीकरण के निर्मित, आयातित या बेचा नहीं जा सकता है। इसमें परीक्षण प्रयोगशालाओं में ले जाना अनिवार्य है। पहले परीक्षण होगा, देखा जाएगा, ताकि किसानों को केवल गुणवत्तापूर्ण ही कीटनाशक मिले। विधेयक ट्रेसेबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों को अनिवार्य किया गया है, जैसे कि सप्लाई चेन मॉनिटरिंग के लिए QR कोड या फिर ब्लैक चेन जो नकली उत्पादकों को रोकते हैं। आगे आते हैं उन्नत दंड और प्रवर्तन। उल्लंघनों को रोकने के लिए विधेयक नकली कीटनाशकों की बिक्री जैसे अपराधों के लिए उच्च जुर्माना और कारावास का प्रस्ताव करता है। उदाहरण के लिए दंड पर्याप्त मौद्रिक जुर्माने से लेकर के जेल की सजा तक हो सकता है, जो निवारक के रूप में काम करेगा, और ये राज्य स्तर पर मामूली अपराधों में समझौते प्रावधान भी शामिल करता है, जो सख्ती और प्रशासनिक दक्षता के बीच ये संतुलन है हमारा। किसान केंद्रित उपाय क्या हो सकते हैं ये समझते हैं। देखो, किसान केंद्रित विधेयक के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर जो किसान
आत्महत्या कर लेते थे, खराब पेस्टिसाइड गुणवत्ता वाला दिया गया, उनकी पूरी फसल खराब हो गई, उनके पास इकलौता वो जमीन का टुकड़ा था, वो कैसे जो उन्होंने जितना पैसा लगाया निकालेंगे। तो उसके लिए ये वाली दिक्कतें भी आ रही थी कि किसान बेचारे परेशान हो जाते थे। तो अब देखो, तो ये कीटनाशक प्रशासन में पारदर्शिता, जानकारी तक आसान पहुंच और शिकायत निवारण तंत्र को शामिल करता है, जिससे कि किसानों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। नाउ इसका उद्देश्य नकली उत्पादों से शोषण को कम करके किसानों के लिए जीवन की सुगमता को बढ़ावा देना है। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ मामूली अपराधों में अपराध मुक्त करने के प्रावधान इसमें शामिल हो जाते हैं। प्रशासनिक और नियामक मजबूती, विधेयक केंद्रीय और राज्य अधिकारियों को कीटनाशक प्रबंधन पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है। इसमें लाइसेंसिंग, निरीक्षण, डेटा आधारित निर्णय लेने की सुधार शामिल है, जबकि उद्योग के लिए व्यापार करने की सुगमता और नियामक निगरानी के बीच संतुलन बनाए रखे गए हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा, अब यहाँ पर ये जोर दिया गया है कि जो भी आप कीटनाशक उपयोग किए जाएंगे वो जैव विविधता को परेशान नहीं करने चाहिए। जैव विविधता में वहाँ पे जो उनकी गुणवत्ता उसको खत्म नहीं करना चाहिए, तो ये देखा जाएगा। विधेयक इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा, इसके तहत इसको एकीकृत किया गया है, जिसपे रासायनिक निर्भरता हमारी कम होगी। और ये प्रावधान 1968 अधिनियम के दंड केंद्रीय दृष्टिकोण को हटा करके एक अधिक समग्र बन जाएंगे। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो ये होता है कि भैया वैज्ञानिक, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कीट प्रबंधन रणनीति, ठीक है, जिसमें फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, रोगों और खरपतवारों से बचाना। इसका उद्देश्य यही होता है कि गुणवत्ता बढ़े और बाकी सारी चीजें इसके ठीक हो जाएं। महत्व यही होगा कि पीएम किसान, आत्मनिर्भर जैसी योजनाओं में गुणवत्ता इनपुट्स बढ़ेंगे। वार्षिक रूप से 20 से 30% जो अनुमति थी, जिसमें कीटों से होने वाले फसल नुकसान होते थे, अनुमानित है कि ऐसा होता था, तो ये सब बच पाएंगे। पर्यावरण स्वास्थ्य को यहाँ पर प्रायोरिटी में रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक समग्र, एक छत्र कानून है, जिसमें भोपाल जैसी त्रासदी के बाद यहाँ पर लाया गया था। आगे आ जाते हैं संभावित चुनौतियाँ और आलोचनाएं। प्रगतिशील होते हुए भी विधेयक को बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। क्रियान्वयन की कमी, जैसे कि डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ऐसी ढांचे मौजूद नहीं है, इंटरनेट है नहीं, तो ट्रेसेबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी। उद्योग की चिंताएं, तो उच्च दंड से छोटे निर्माता शायद अपना उद्योग बंद कर सकते हैं। किसान जागरूकता, तो नई अनुपालन मापदंडों से किसान संघर्ष कर सकते हैं यदि पर्याप्त शिक्षा ना हो। पर्यावरणविदों का दृष्टिकोण, तो आलोचक तर्क देते हैं कि जैसे कि जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने से वैश्विक रूप से प्रतिबंधित खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने में ये आप जो काम कर रहे हो ये पर्याप्त नहीं हो सकता है। भारत में पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2025 क्यों लाया गया है, तो ये आप बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।